दोस्तों, दुनिया का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्य और रोमांच से भी भरा है। जी हाँ दोस्तों, आज इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में भले ही इतनी ज्यादा तरक्की कर ली हो, लेकिन इतिहास की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं हट पाया है। ऐसे ही मिस्र में इतिहास से जुड़ी कई चीजों को तो खोजा जा चुका है, लेकिन इनके बारे में सही जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पाई है। बहुत सी चीजें हैं जो वैज्ञानिकों के पहुंच से बहुत दूर हैं और सिर्फ एक रहस्य ही बनकर रह गई हैं, फिर चाहे वो मिस्र के पिरामिड के कुछ अनसुलझे रहस्य हो या फिर उनके देवता फेरो के मम्मी की कहानी हो। कहा जाता है दोस्तों कि मिस्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रहस्यों का पूरा खजाना है और उसी में से एक खजाने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी से भरी होने के साथ ही काफी रोमांचक भी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के रोमांचक डिस्कशन को। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता भारत और चीन की ही तरह सबसे पुरानी और हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में से एक है। आज भी जब हजारों साल पहले की सभ्यता के रिमेन्स लोगों के सामने आते हैं तो लोगों के सामने उसके साथ आते हैं कई सारे हैरान करने वाले रहस्य। ऐसे ही कायरो से करीब 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्ट के कई शहरों में से एक शहर का नाम अबाइडस है। इसके एक साइड में करीब 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है, तो इसके दूसरी तरफ विशाल रेतीला मैदान है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से अबाइडस के रेतीले मैदान से एक अजीबोगरीब चीज बाहर निकल आई, लेकिन उस समय उस स्ट्रक्चर पर सिर्फ लोकल वालों का ही ध्यान गया था, जिस वजह से उसे कुछ खास अहमियत नहीं दी गई। लेकिन उसके 3 साल बाद 1991 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया और फिर उसे पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 2000 में डी येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वानिया म्यूजियम के एक्सपर्ट्स ने इस इलाके का एक्सकेवेशन शुरू किया। एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 एंशिएंट बोट्स मिली थी। जी हाँ दोस्तों, सभी बोट्स की अलग अलग वॉल थी और वे मड ब्रिक से बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसका मेन स्ट्रक्चर लकड़ी से बना हुआ था, जिसे दीमक ने खाकर खोखला कर दिया था। फिर भी उनकी शेप के बारे में अब भी ठीक तरह से पता लगाया जा सकता था, जिस कारण से रिसर्चर्स यह पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये नदी में तैरने वाली बोट्स ही हैं। लेकिन जब एक्सकेवेशन कर रहे वैज्ञानिकों के माइंड में कई सवाल घूमने लगे थे, उनका पहला सवाल यही था कि अगर ये बोट है तो इस रेगिस्तान में कैसे आई? क्या यहाँ से कभी नाइल रिवर पास हुआ करती थी और इन बोट्स को यूज कौन करता था? क्या ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी या फिर सिंपली आम लोगों को नदी क्रॉस कराने के लिए यूज होती थी? अगर यहाँ कोई नदी नहीं थी तो 11 किलोमीटर दूर बह रही नाइल रिवर से ये बोट्स यहाँ तक कैसे पहुंची? दोस्तों, सवाल कई थे, लेकिन जवाब किसी का भी आसानी से मिल नहीं पा रहा था। अब दोस्तों, इन सारे सवालों को आंसर करने से पहले बेहद जरूरी था कि इनकी एज का पता लगाया जाए कि ये स्ट्रक्चर्स कब के हैं, और इसके लिए उन्हें खुदाई करनी पड़ती है। लेकिन खुदाई करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी भी गलती स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि वे स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पुराने और कमजोर भी हो चुके थे। इसलिए वे ज्यादा खुदाई नहीं कर पाए और सिर्फ कुछ लकड़ी के सैंपल्स और टूटी रस्सी के टुकड़ों से पता लगाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं कि ये कोई साधारण बोट नहीं, बल्कि 60 से 70 फीट लंबी रॉयल बोट्स ही थी, जो आज से करीब 5000 साल पुरानी थी। यानी कि ये गीजा के ग्रेट पिरामिड से करीब 500 साल पुराने थे। लेकिन इन बोट्स को लेकर पूरी मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों, अगले आने वाले कुछ सालों में विज्ञान में कुछ तरक्की हुई और इंसानों ने सोनर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसकी मदद से यह संभव हो पाया कि बिना हाथ लगाए इन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का 3D मॉडल बना लिया जाए। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी की मदद से जो 3D मॉडल बनकर सामने आया, उसने एक्सपर्ट्स की पूरी टीम को हैरान कर दिया था। यह इंसानों के इतिहास के सबसे पुराने और बड़े बेड़े के रूप में निकल कर आया था। इसमें यह भी निकल कर सामने आया कि ये 14 बोट्स एक दूसरे के पैरेलल जमीन के नीचे दफन किए गए थे। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर मिल गया था। अभी तक लोग सोच रहे थे कि शायद ये बोट्स उस दौर के रहे होंगे जब नाइल रिवर यहाँ कहीं पर बह रही होगी, लेकिन अब वैज्ञानिकों की टीम में एक श्योरिटी आ चुकी थी कि ये बोट्स पानी में बहकर यहाँ तक नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें एक डेफिनेट पैटर्न पर यहाँ खड़ा किया गया था। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि इन बोट्स को यहाँ क्यों खड़ा किया गया है और ये किसकी हैं। इसी बीच एक्सपर्ट्स को एक इशारा मिलता है, जिसकी मदद से वे कंक्लूड कर पाए कि ये बोट्स रोइंग वेसल्स थी, जिन्हें कम से कम 30 लोग मिलकर चलाया करते थे, जैसे कि आज के राफ्ट बोट की ही तरह होते हैं। इनके डिजाइन की बात करें तो लकड़ी के कई तख्तों को रस्सियों की मदद से जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। इसके अलावा रिसर्चर्स ने यह भी डिस्कवर किया कि इनको खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के डिजाइन दिए गए थे। सब कुछ एनालिसिस करके यह भी बताया गया दोस्तों कि इस तरह की बोट्स को समय के किंग यानी के फेरहो रखते थे, क्योंकि इतनी एडवांस बोट को रखने की हैसियत आम लोगों की तो नहीं थी। लेकिन अब जो अगला सवाल था वह कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था। सवाल ये था कि इतनी शाही बोट्स को रेगिस्तान में क्यों रखा गया था? क्या उन्हें यूजलेस होने के बाद वहां पर लाया गया था या फिर ये किसी स्पेशल इवेंट को दर्शाते हैं?
आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के एरियाज में बारीकी से सर्वे किया और कंक्लूड किया कि वहां पर कभी भी कोई नदी नहीं बहती थी। इसके अलावा यह एंशिएंट बेड़ा एक बड़े स्ट्रक्चर के पास में ही दफन किया गया था। वह स्ट्रक्चर किसी धार्मिक स्थल का हिस्सा लगता था जहां पर एंशिएंट इजिप्ट के लोग अपने गॉड यानी के फेरो को पूजते थे। इसके साथ यहीं पर मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन भी मिले, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर इवेंट भी हुआ करते थे। कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि इन बर्तनों को उसी दौर में बनाया गया था जब इन 14 बोट्स को बनाया गया था। दोस्तों, सर्वे के दौरान टीम को एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी का पता चलता है। दरअसल ये सभी बोट्स एक स्ट्रक्चर में रखी गई थी। बोट्स के चारों तरफ ब्रिक्स की वॉल बनी थी और इसके अलावा उन बोट्स के नीचे भी ब्रिक्स का ही फर्श था। आगे सर्वे कर रही टीम को यह एहसास होता है कि शायद बोट के ऊपर भी इसी तरह के ब्रिक सरफेस बनाए गए होंगे जो समय के साथ शायद नष्ट हो गए हों। लेकिन जब 3D मॉडलिंग में इन बोट्स को ईंटों से कवर किया गया था तो ये बोट की शेप ताबूत दिख रही थी, जिसे बेहद खूबसूरती और शान शौकत से बनाया गया था। दोस्तों, कई सालों से कड़ी मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट अबाइडस बोट्स के कई रहस्यों को सुलझा चुके थे। जैसे ही उन्हें पता लग गया था कि ये बोट्स नाइल रिवर से बहकर यहाँ पर नहीं आए हैं, यानी कि इन्हें एक पैटर्न में यहाँ पर रखा गया था और इनकी सेफ्टी के लिए ईंटों की बाउंड्री बनाई गई थी। इनके एडवांस डिजाइन को देखकर यह भी पता लगाया जा चुका था कि ये बोट्स किसी एंशिएंट किंग की ही थी या फिर उनके सम्मान में शाही परिवार ने बनवाई थी। अब वैज्ञानिकों की टीम के पास सिर्फ एक ही सवाल बचा था, जिसका आंसर पाना अभी बाकी था। सवाल ये था कि इन बोट्स को रेगिस्तान में लाकर ताबूत में ही क्यों रखा गया था। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस साइट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पर एक इजिप्शियन किंग का टॉम मौजूद है, यानी कि वहां पर एक एंशिएंट किंग के शव को दफनाया गया था। इस टॉम का जब एनालिसिस किया गया तो मालूम हुआ कि इस टॉम को भी उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में बोट्स और उस बड़े दीवार के अंदर मिले बर्तनों को बनाया गया था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि टॉम, बोट्स और बर्तन एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब एक के बारे में एक पता चलते ही सारी मिस्ट्री खुलने वाली थी। दोस्तों, जब टॉम को बारीकी से देखा गया तो मालूम पड़ा कि उस टॉम में किंग के अलावा कई दूसरे लोगों की कब्र भी थी, जिसे लेकर कहा गया कि ये शायद किंग के रिलेटिव्स रहे होंगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलकर सामने आई कि दूसरे लोगों को भी उसी दिन दफन किया गया था जिस दिन किंग को दफनाया गया था। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद किंग के करीबी लोगों ने उसके मरने पर और अपने राज्य के सम्मान में खुद ही अपनी जान दे दी थी। उस वक्त उन लोगों के मन में एक ख्याल आया होगा कि किंग के साथ उनके राजसी सम्मान और उसके करीबी लोगों को भी दफना दिया जाए, जिससे किंग को दूसरी दुनिया में जाते वक्त अकेलापन ना महसूस हो। और यह भी कंक्लूड किया गया कि किंग को जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बड़ी बड़ी नौकाओं को भी उसी कब्र के पास ही दफन कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी उन 14 नौकाओं के पीछे की कहानी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।